मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। और आप लोग की यूपी बोर्ड 2025 एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी और अच्छे से आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। और कहीं भी कोई डाउट अगर रहता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए और जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उसको आप अच्छे से देखकर अपना एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और आइए, आज जो हमारा रहेगा, इससे पहले भी 2 वीडियो हाल ही में चढ़ा है। आज तीसरा वीडियो आपका है, आपके लिए, ठीक है। तीसरा वीडियो तीसरे लेसन का है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन से आपको कम से कम 10 नंबर, कम से कम 10, इससे ज़्यादा ही प्रश्न इस नंबर से आ सकता है ना। इससे ज़्यादा 10 से ज़्यादा नंबर का प्रश्न आएगा इससे, ठीक है। आइए, इस लेसन का नाम है, जानते हैं, दो चरों में रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोला जाए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसके बारे में आपको बताते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें भाई ध्यान से देखिएगा, दो चर रहेगा, लीनियर इक्वेशन दो चरों में रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, यह आपका समीकरण नंबर 1 रहेगा। फिर इसी प्रकार a2x b2y प्लस c2 इक्वल आपका 0, समीकरण नंबर 2 रहेगा, ठीक है। यही दो समीकरण रहेगा। इसके कंडीशंस पूछता है, एक नंबर का सवाल आता है, ठीक है। एक नंबर का सवाल आता है, 100% आता है, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सवाल को याद करके नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करके आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए कैसे क्लियर होगा। जैसे इस टाइप से आपको दो इक्वेशन मिलेगा, दो चर रहेगा, एक्स वाई में दो इक्वेशन मिलेगा, a1 a2 b c1 a2 b2 c2, ये सब कांस्टेंट नंबर है, कोई नंबर है जैसे 3 4 5, 3/2 5/2, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। ये x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक a2 है, दोनों को आपस में डिवाइड करना है, a1 अपान a2। फिर से y का गुणांक b1 है, y का गुणांक b2 है। फिर से यहाँ पे x, सॉरी, कांस्टेंट वाला नंबर c1 अपान c2। ऐसे सबको कर लेना है। इसके लिए तीन कंडीशन बनती हैं, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, तीनों बार हम लिख दे रहे हैं ना। a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। फिर से a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, ठीक है। कोई भी सवाल रहेगा इस तीन में से एक ही कंडीशन को फॉलो करेगा, तीनों नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, या तो यह पहला इक्वल हो जाएगा, दूसरा आपका इक्वल नहीं होगा, या तो दोनों इक्वल हो जाएगा, या तो पहला ही इक्वल नहीं होगा, ठीक है। पहला इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। या इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पहले फिर से सुन लो, पहला इक्वल हो गया तो दूसरा चेक करना इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं हुआ तब क्या कंडीशन है, या तीनों इक्वल हो गया तब क्या कंडीशन है, या पहला इक्वल, पहला ही दूसरे से नहीं इक्वल हुआ तब क्या है, ठीक है। ध्यान सुनो, अगर यहाँ से पहला दूसरे के इक्वल हो गया, आप कहेंगे जो रेखा है, मीन्स लाइन, रेखाएं समांतर होंगी, क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। समांतर होंगी मीन्स लाइन और पैरेलल, ठीक है। जो लाइन होगी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और क्या होगा, जब ये समांतर होगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं है, ठीक है। इसके लिए जब तीनों बराबर हो जाए तो रेखाएं संपाती कहेंगे। रेखाएं क्या है, रेखाएं संपाती हैं, ठीक है। जब एक रेखा है समांतर, देख लो कैसे बनेगी भाई। इसके लिए कंडीशन जो है, इससे अगर आप लाइन खींचोगे, ऐसे दो तो समांतर लाइन बनेगी। इसके लिए रेखाएं संपाती है, तो एक लाइन है तो इसी के ऊपर ये भी लाइन हो जाएगी, संपाती मतलब उसी के ऊपर लाइन हो जाती है, ठीक है। तब क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक। और जब पहले नॉट इक्वल हो गया, इसका मतलब रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी,
रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, और क्या होगा भाई, इसका सिर्फ सिर्फ एक हल होगा, जिसे कहते हैं अद्वितीय हल होगा। क्या कहेंगे, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। बात समझ रहे कि नहीं, यही तीन कंडीशन आपको अच्छे से समझना है। अगर तीनों कंडीशन आप समझ गए तो समझ लो आप अच्छे से एक नंबर का प्रश्न करके आओगे। देखने में बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझिए बस। ठीक, दो ठो इक्वेशन दिया रहेगा, आप x का गुणांक x के गुणांक से इसे भाग कर लेंगे, y का गुणांक y के गुणांक से भाग कर लेंगे, फिर कांस्टेंट वाले टर्म को आपस में भाग कर लेंगे। अगर पहला इक्वल हो गया, दूसरा नॉट इक्वल हुआ, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा रेखाएं समांतर हैं या इसका कोई हल नहीं है। तो इसके लिए भाई अगर पहला बराबर हो गया दूसरा नहीं बराबर है, तो आप लिखेंगे रेखाएं समांतर हैं, इसका कोई हल नहीं है। इसको आपको जानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ तीनों बराबर आ गया, इसका x का भी गुणांक का रेशियो बराबर हुआ, y के रेशियो बराबर हुआ, कांस्टेंट वाला भी रेशियो, सब आपस में तीनों बराबर हो गए, आप कहीं रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब एक रेखा जिस पे जा रही है उसी दूसरी भी चली जाएगी, तो उसके लिए आप बोलेंगे इसके अनेक बहुत से हल हैं। ठीक, बहुत इनफाइनाइट अनेक हल है। जब यह रेखाएं आपस में, जिसे x का जो गुणांक है कोफिशिएंट है, इसका रेशियो नहीं इक्वल है, बराबर नहीं है किसके, y के कंपोनेंट के। ठीक, जब नहीं इक्वल है तब आप कहेंगे रेखाएं किसी भी बिंदु पर किसी भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। जैसे ऐसे किसी एक ही बिंदु पर ना, तो इसका एक ही हल होगा, इसको हल करेंगे दोनों क्वेश्चन तब एक हल मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आपको हम बता दें फिर उसके बाद आगे चलते हैं, 1 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन बताने के बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए भाई एकदम ऐसे बताएंगे। ठीक है, उधर जगह है ना, नीचे ही बता देते हैं, नीचे भी जगह है, यहाँ बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दिया है भाई, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x 6y माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, चलिए भाई कोफिशिएंट देखिए, यहाँ x का 5 है, अपान में इस x का भी 7 है। अब यहाँ देखो y का -4 है, फिर y का 6 है, यहाँ पे कांस्टेंट 8 है, अपान में -9। क्या यह इसके इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा, क्योंकि 5/7 है तो कुछ कटेगा ही नहीं, और अगर इसको काटोगे तो 2/3 आएगा, तो जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो पहला ही नहीं इक्वल आ गया। तो इसमें देखो यहाँ पहला इक्वल है दूसरा इक्वल है, तो ये वाले दोनों होगा नहीं क्योंकि पहले ही नॉट इक्वल, तो ये थर्ड वाला होगा। तो आप बोलेंगे इसके लिए यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो देख रहे हैं ना, इसी टाइप से आपके 1 नंबर का सवाल आएगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, पूछेगा इसके अद्वितीय हल हैं, अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तब आप इसका रेशियो लगा कर इसे चेक कर लेंगे। जब पहले नॉट इक्वल आ गया तो आप कहेंगे अद्वितीय हल है या तो सिर्फ और एक हल है। ठीक, अगर ए वाली कंडीशन मिलता तीनों इक्वल हो जाते, कहते हैं अनेक हल है। अगर ए वाली कंडीशन मिलता पहला इक्वल दूसरा नॉट इक्वल, तो हम कहते हैं कोई हल नहीं। ठीक, हमारे ख्याल से आप इस सवाल को समझ गए होंगे। 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर का सवाल 100% है, हमेशा आता है। आप पिछले कई ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, नहीं तो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप देखिएगा, तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई नंबर कोई भी रहे, अभी आपको हमने बताया ना नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा यही 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी सवाल में रुक नहीं सकते, सब सवाल को हल करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आता फिर आप कमेंट करिएगा, उसके माध्यम से अगले दिन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 1 नंबर आपको हमने बताया, 1 नंबर का भी सवाल आता है, इससे 2 नंबर का भी सवाल आता है, मिला जुला के 1 नंबर प्लस 2 नंबर 3 नंबर का सवाल क्लियर हो गया। ठीक, अभी यहाँ 10 प्लस लिखे ना, इस लेसन से 10 से ज्यादा नंबर का सवाल आता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है भाई, 3 ठो विधि आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 विधि से सवाल आता है, इसे 2 ठो जिसे अभी समीकरण लिखे थे ऐसे समीकरण आपको दिया रहेगा, 3 विधि से हल करना होगा। पहला विधि का नाम है विलोपन विधि। क्या है भाई, विलोपन
विधि, पहला विधि। दूसरा विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विधि है वज्र गुणन विधि, वज्र, फिर से लिखे तो वज्र गुणन विधि। ठीक है, इससे जो सवाल आता है मिनिमम 4 नंबर का आता है, नहीं तो 6, समझ करो 4 ही नंबर का। तीनों विधि में से सिर्फ और सिर्फ एक विधि से लगाना होगा, आंसर आपका वही आएगा। तीनों विधि से एग्जाम में जिस विधि से सवाल करेगा उस विधि से लगाना होगा। एक क्वेश्चन 100% श्योर है तीनों में से किसी न किसी एक विधि से आएगा। अगर वो विधि बोलेगा प्रतिस्थापन से करिए, विलोपन से करिए, वज्र गुणन से करिए, तो आपको उससे करना होगा। अगर 2 क्वेश्चन देके बोला कि इसका हल बताइए, हल कीजिए, तब आप अपने मन से कोई भी विधि लगा सकते हैं। लेकिन जब कोई विधि बोल देगा तब आपको उसी विधि से सवाल को हल करना होगा। ठीक है, चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही सवाल में तीनों विधि को हल करा के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी कोई भी जरा सा भी डाउट ना रहे। ठीक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। और कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे तो हम उसको आपको अगले दिन समझा देंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं ताकि आपके जो एग्जाम होगा उसमें आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे, अगर देखेंगे ना बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए सवाल को तीनों विधि पे हल करेंगे। ठीक है, सवाल लिखा है आपका x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0। फिर से लिखा है x माइनस वाई माइनस 4 है, प्लस 4 है, देख लेते हैं, माइनस 4 है। ठीक है, यह बराबर 0। ठीक है, यही 2 समीकरण आपके पास दिया रहेगा। ध्यान से देखिए, अच्छे समझ में आएगा। 2 समीकरण दिया रहेगा, इन्हीं दोनों समीकरण का यूज करके आपको पूरा आगे सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए भाई कैसे सॉल्व होगा। 2 समीकरण दिया, पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं, इसी के नीचे विलोपन विधि से। ठीक है, जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। विलोपन माने विलुप्त करना, गायब करना किसी को। ठीक है, लिखेंगे देखो, अच्छा x का गुणांक बराबर होना चाहिए या तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं x का भी बराबर है, y का बराबर है। जब दोनों का बराबर रहे तब देखना है कट कौन रहा है, तो देखो y से y कट रहा है। जब विलोपन, ध्यान सुनो, तीनों विधि में लगाने का तरीका क्या होता है। जब विलोपन विधि से लगाओगे या तो x के कोफिशिएंट को बराबर करो या तो y के कोफिशिएंट को बराबर करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि दोनों को कोफिशिएंट बराबर है, इसका भी 1 1 इसका भी 1 1 है। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है इसमें 2 3 5 कुछ भी दे देता है, तब हमें उसको बराबर करना होता है। ठीक है, बराबर करने के लिए एलसीएम लेके आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें कम समझ में आए तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को देख लीजिएगा, उसमें सीरियल वाइज सभी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्या बताया, विलोपन विधि से हल करने के लिए इसका कोफिशिएंट बराबर करना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ y प्लस है, y यहाँ माइनस है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो y y कट जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। विलोपन का मतलब होता है किसी एक को गायब कर देना। ठीक, हम गायब कर रहे हैं। देखो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या कह रहा है भाई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखो x x को जोड़ोगे तो क्या होगा 2x, और y y को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, और -14 -4 जोड़ेंगे तो माइनस आपका 18 हो जाएगा। 14 4 18 ही होता है ना भाई। अब देखो 18 इधर माइनस इधर जाके प्लस कर देगा, 2x बराबर हो जाएगा 18, तो x बराबर आएगा 18/2, 2 से काट दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक, अभी इसी x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपका y का मान मिल जाएगा। ठीक है, आइए समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखो, 9 धन y माइनस 14 बराबर 0। ठीक, देखो यहाँ रख दिया, x की जगह 9 रखा, y y है, 14 14 है। ठीक, अब देखो -14 में प्लस 9 निकल जाएगा तो y -5 होगा, 5 इधर माइनस है उधर जाके प्लस, y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। ठीक, समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक है, हमारा कहने का मतलब है सवाल कोई भी रहे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये समझना है कि विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि में
किसी एक को x को गायब करो या तो y को पूरा गायब कर दो। हमने देखो y को गायब करके x का मान निकाल लिया, फिर x का मान किसी एक में रख के y का मान निकाल लिया। ठीक, विलोपन विधि का एक कॉन्सेप्ट होता है। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, सवाल आपका यही रहेगा। सवाल को देखते रहिए, सवाल को बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखे ना, सवाल को देखते रहिए। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि में क्या लिखेंगे, किसी एक समीकरण का यूज करेंगे दूसरे में। कैसे करेंगे, एक समीकरण को लेकर x या y का मान निकाल लो, दूसरे वाले में रख दो। ये प्रतिस्थापन होता है, माने प्रतिस्थापित करना, यहां से उठाकर वहां रखना, स्थापित करना। ठीक, ये होता है प्रतिस्थापन विधि। लिखते हैं समीकरण। अब एक बात और, आप सोचेंगे सर जी कौन सा इक्वेशन हमें लेकर चले, ये भी क्लियर होना चाहिए। जिसमें लगे छोटी वैल्यू है, जिसको आप आसानी से इधर उधर कर सकते, वही लेकर चलिए। ठीक है, देखिए भाई यहाँ ए भी माइनस हम इसी को लेकर चलते हैं। समीकरण 2 से लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, 2 क्या है उसको एक बार लिख लेते हैं। क्या है, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो देखो 4 इधर माइनस इधर आएगा प्लस, y इधर माइनस इधर जाएगा प्लस, x की वैल्यू आएगी y प्लस 4। ठीक, x की वैल्यू यही आएगी, दोनों उधर जाके प्लस हो गए। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे x या y का मान निकालना उसमें मत रखना, दूसरे वाले में रखना। ठीक, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, चलिए भाई x का मान समीकरण 1 में रखो, यहां से y प्लस 4 फिर प्लस y माइनस 14 इक्वल 0। ठीक, अब y कई y 2y और माइनस 14 में से 4 निकल जाएगा तो माइनस 10 बराबर 0। तो 2y बराबर इधर माइनस 10 है उधर प्लस 10, तो y बराबर 10 बटे 2, तो y बराबर 5। ठीक, अब ये जो समीकरण आया रहता है इसको आप समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक, रख दीजिए भाई यहाँ पे x बराबर 5 प्लस 4, x इक्वल आपका वैल्यू क्या आ गया 9। देखिए यहाँ भी x का मान 9, यहाँ भी x का मान 9, यहाँ y का मान 5, यहाँ y का मान 5। विधि आपका खाली चेंज हो रहा है, सवाल वही रहेगा, सिर्फ आपकी विधि चेंज हो जाएगी बस। ठीक, हमने क्या बताया आपको समझ में आया, विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रख के उसका मान निकालो, जो मान आएगा फिर से उसी समीकरण में रखो, फिर से अगला मान आ जाएगा। ठीक, आपका प्रतिस्थापन विधि हो गया। वज्र गुणन विधि देख लो, इस तीनों विधि में से एक विधि से सवाल 100% आएगा, वो भी 4 नंबर नहीं तो 6 नंबर। मान के चलिए 400 आएगा, इसलिए 4 नंबर यहाँ लिख दिए। इससे पहले 3 नंबर का बताए सवाल, अब 4 नंबर का बता रहे हैं, 7 हो जाएगा। एक 6 नंबर का सवाल आता है, इसलिए 10 प्लस लिखे भाई, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर के सवाल इससे आ सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए, समझ लो 15 नंबर लगभग आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए वज्र गुणन विधि देखते हैं भाई। इसको ऐसे दोनों को लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। दोनों समीकरण को आपका ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 बनाकर छोड़ देना है। ठीक, अब आगे करेंगे क्या, यहाँ हम अपने से लिखेंगे x का बटे बराबर माइनस में y का बटे बराबर कांस्टेंट मतलब 1 का बटे, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। यह चीज आपको तैयार करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, x के बटे, फिर सेकंड में माइनस y के बटे, थर्ड में 1 का बटे। ठीक, x का बटे का मतलब x को जब लेंगे तो x को हम ढक लेंगे। देख रहे हैं ना, जब x को आप ढक लेंगे तो y का कोफिशिएंट ऊपर 1 है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट 4 है, -4, -4 का गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो 4 1 9 4, तो -4 होगा, और माइनस यहाँ होता है, फिर -1 यहाँ y का गुणांक, हम नीचे आ जाओ, y का गुणांक 1 है माइनस में, और 14 माइनस में है, 14 का नाम 14, तो -14 और माइनस माइनस प्लस 14, तो यहाँ पे प्लस 14 होगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा ही रहेगा। ठीक, चलिए अब y वाले कोफिशिएंट पे आएंगे तो y को ढक लेंगे, x का गुणांक 1 है, 1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4 का नाम -4। ठीक, माइनस ऑलरेडी होता है, माइनस लगा लो, फिर यहाँ 1 का गुणांक x का गुणांक 1 है, 14 में गुणा करेंगे -14, और यहाँ माइनस ऑलरेडी प्लस 14। ठीक,
अब कांस्टेंट पे आएंगे तो इसको ढक लेंगे, 1 का गुणा x में करेंगे तो -1 होगा, और यहाँ 1 का गुणा 1 में तो +1 और माइनस ऑलरेडी होता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, x अपान -18, अब देखो -y/10 माने 10 बराबर 1/-2। एक को हम फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे, एक को थर्ड मानेंगे। देख रहे हैं ना, ये वज्र गुणन विधि है। तब इसको फर्स्ट और थर्ड लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड से। देखिए क्या होगा भाई, इसको लेंगे, -18 भाग कराए आके एक में क्या करेगा, गुणा, x बराबर हो जाएगा -18/-2, काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक, इसी प्रकार सेकंड एंड थर्ड से, ठीक है, सेकंड थर्ड लेंगे तो y यहाँ तो रहेगा ही, और ये जो माइनस है इधर से इधर जाएगी, इसको काट देगा, और 10 डिवाइड करेगा 1 में आके मल्टीप्लाई करेगा 10/2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मीन्स 5। ठीक, समझ रहे ना, तीनों विधि से आपका आंसर वही आएगा, खाली हल करने का तरीका चेंज होता है। हमने एक एग्जाम्पल लेकर तीनों विधि को आपको समझा दिया। तीनों विधि आप अच्छे से जानते रहिए, किसी भी विधि से एक सवाल आपसे 100% पूछेगा, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए। सवाल कुछ भी कहता तो आप उसी रास्ते से चलिए, उसी तरीके से लगाइए, आपका सवाल पूरी तरह से हल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए कि नहीं। विलोपन विधि से हमने बताया, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ये मिनिमम 4 नंबर का सवाल इससे 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। और इससे पहले अभी 1 नंबर 2 नंबर के सवाल बताए थे। ठीक, तो मिला जुला के 3 4 7 नंबर का आपका हमने आज बता दिया। ठीक है, आइए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल अगला टॉपिक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको इरेज करके। चलिए भाई, अगला जो सवाल आपका रहेगा या अगला टॉपिक जो रहेगा उसको देखिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है उसको ध्यान से देखिए। पुत्र पुत्री वाला सवाल आता है भाई। ठीक है, उम्र वाला, यह सवाल हमेशा 6 नंबर का आता है। एक सवाल हम बताएंगे, उसी टाइप से कई भी सवाल बन सकते हैं, तो गारंटी नहीं कि यही सवाल आएगा, लेकिन इस टाइप का आएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, ये नहीं गारंटी है कि यही आएगा, इस टाइप का आएगा, ये गारंटी है। ठीक, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ये कोई आदमी है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था ना। भाई एक पुत्री थी, एक पिता था, तो पिता अपने पुत्री से बोला 7 साल पहले जितना आपकी उम्र थी उसका 7 गुना मैं था। तो मान लो वर्तमान में दोनों की आयु, माना वर्तमान में पुत्री की आयु x वर्ष और आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब उसका पिता है, y वर्ष है। ठीक, सवाल करा 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु x माइनस 7 वर्ष, आफ्ताब की आयु y माइनस 7 वर्ष। ठीक, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु का 7 गुना कौन था, आफ्ताब था, आफ्ताब। ठीक, तो 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या थी भाई, x माइनस 7, आफ्ताब की आयु क्या है, y माइनस 7, इसको 7 के अंदर गुणा करा दो, 7x 49 बराबर y माइनस 7, सबको इधर लाओ, 7x माइनस y माइनस 42 बराबर 0, समीकरण नंबर 1।
ध्यान से फिर से सवाल को सुन लो, सवाल सुन लो, समझ लो, उसके बाद हल करना, ठीक है। पहले समझो, एक आदमी था, अपने पुत्री से बोला 7 साल पहले हम आपके आयु के 7 गुना थे, इतना बोला। उतने ही बात से इतनी सारी बातें लिखी गई हैं। अब कैसे लिखी उसको फिर से समझो। मान लिया वर्तमान में पुत्री की आयु x वर्ष है और उसके पिता की आयु क्या है, y वर्ष है। तो 7 साल पहले 7 दोनों में कम रहा होगा भाई। अगर आप आज आपकी आयु 10 साल है तो 7 साल पहले अगर देखा जाए 3 ही साल रही होगी भाई, 7 उसमें कम कर देंगे। इसलिए 7 साल पहले की बात कर रहा है, दोनों में 7 साल घटा दिया। तो 7 साल पहले जो कह रहा है प्रश्न, वो कह रहा है पुत्री का 7 गुना पिता की आयु है, अवताप की आयु है। तो यह जब ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब पुत्री में 7 का गुणा हो जाएगा। तो पुत्री में 7 का गुणा करके अवताप का आयु लिख के इस समीकरण को बना लिया। ऐसे कोई भी सवाल पिता पुत्री किसी का भी आता है, हम आपके उम्र के इतने हैं, ऐसे हैं वैसे, कुछ भी है उम्र से संबंधित सवाल आए तो ऐसे आपको इतना लिख के छोड़ना है। फिर आगे सवाल क्या कर रहा है उसको फिर से पढ़ते हैं ना। सवाल आगे कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, अभी तो यहाँ 7 वर्ष पहले था, माने 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। इधर देखिए, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अच्छा आप ये बताओ, सिर्फ सवाल हमने इतने पढ़ा 3 वर्ष बाद। सवाल कभी पूरा मत पढ़ा करिए, पूरा पढ़ लोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। 3 वर्ष बाद बोला ना, 3 वर्ष बाद आप पुत्री की आयु क्या होगी भाई, वर्तमान में 1 साल है, 3 वर्ष बाद क्या होगी, 3 जोड़ देंगे उस पुत्री की आयु बराबर 3 इसमें जोड़ो भाई, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक। और अवताप की आयु क्या होगी, अवताप की आयु, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, y प्लस 3 वर्ष। भाई जब पहले की बात करें घट रहा है, बाद की बात करें जुड़ रहा है। तो प्रश्न कुछ और कह रहा होगा, उसको अभी पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से सुनिए, 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा है 3 साल और अगर बीत जाए, आज से 3 साल अगर और बीत जाए तो जितना आपकी एज होगी उसका 3 गुना करो तो हमारी एज हो जाएगी, पिता की एज 3 गुना के बराबर होगी। तो पुत्री की एज में ही 3 का गुणा होगा। पुत्री की एज जितना होगी उसमें 3 से गुणा करेंगे, अवताप की एज की क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक। तो 3 गुणे पुत्री की एज इस समय क्या है भाई, x प्लस 3, ठीक, बराबर y प्लस 3, ठीक। इसको हल कर लेते हैं, 3x प्लस 9 बराबर y प्लस 3, सबको इधर लाओ, 3x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, ठीक है। देखो 2 घात में आ गया ना, सॉरी 2 चर में रैखिक समीकरण आया ना। अब यहाँ पे आपको विलोपन विधि से हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, बज्रगुणन विधि से हल कर सकते हो। अब आपको जो विधि अच्छा लगे उसी विधि से हल करना है, ठीक है। तो मुझे भाई, हम तो इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, ठीक। आपको जो विधि अच्छा लगे उससे हल करना, लेकिन जब सवाल में कह देगा नहीं विलोपन से ही हल करना है, तब आपको विलोपन से हल करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन से हल करना है तो उससे हल करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपका सेम आएगा। देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को देख रहे हैं, x का गुणांक देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, बराबर नहीं है। y पे चलते हैं, y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है। कुछ नहीं करना है, y को कट करना है, दोनों साइन सेम रहता है तो घटा देते हैं, दोनों साइन अलग अलग रहता है तो जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, माने 1 में से 2 को घटाओ। देखो 7x में 3x निकलेगा तो क्या बचेगा, 4x। और 1 y में से 1 y निकल गया, खत्म y। अब -42 में से अगर प्लस 6 है ना, तो माइनस करोगे तो -6 हो जाएगा। 42 में से 6 को हटाओगे 48 हो जाएगा माइनस में, बराबर होगा 0, ठीक। तो 48 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस है, इधर जाके प्लस होगा। 4x बराबर 48, तो x बराबर हो जाएगा 48/4, तो x बराबर आ जाएगा 16 वर्ष। मतलब वर्तमान में उसकी पुत्री की जो आयु थी 16 वर्ष थी। अब x का मान जो समीकरण छोटा लगे वहीं रखना। देखो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, इसे छोटा वाला में रख दो, इसमें रखोगे तब भी आंसर आएगा, इसमें रखोगे तब भी आंसर आएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, 2 में रखिए भाई।
3 गुणे x का मान 16 है, 16 से गुणा कर दिया, माइनस वाई और प्लस 6 बराबर 0। 16 तिया 48 और धन 6, वाई इधर माइनस उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो 48 6 54। वाई का मान क्या आया 54। वाई किसका है भाई, आफ्ताब की एज, तो आप लिख सकते हैं अतः पुत्री बराबर 16 वर्ष, आफ्ताब बराबर की वर्ष भाई 54 वर्ष। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? यही आपका आंसर है। अगर कहीं भी किसी कोई डाउट रहे तो आप बताइएगा, आपका सवाल का निवारण किया जाएगा, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। कहीं जरा सा भी डाउट रहे तो आप बताइएगा। ठीक है, यहां तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक, चलो, इस टाइप से भाई बहुत सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और एक सवाल अंश हर के रूप में आता है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वो भी 6 नंबर के ही सवाल आता है, जो कि बहुत आसान है। 1 मिनट आप समय दीजिए, उसको बता दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का पूरा क्लियर ही हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो, आज की इस वीडियो में और इस चैप्टर का आखिरी सवाल होगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर कहीं कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब करता है तो आप कमेंट करिएगा, उसका जो भी सलूशन या निवारण होगा अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लाइव स्ट्रीम नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए आप वीडियो चढ़ा दे रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए। कहीं कोई डाउट रहे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगले दिन उसको बता दिया जाएगा। एक सवाल ये भी है, ये 6 नंबर का ये भी आता है, तो बताओ, अभी हमने 7 नंबर तक बताया था, अभी जो इस समय अभी जस्ट बताया वो भी 6 नंबर का सवाल आता है, एक और बता रहे हैं वो भी 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो जो दोनों छक्षक हैं एक ही आएगा, दो ठो नहीं आएगा, अथवा करके आता है। ठीक है, इस टाइप का उस टाइप दोनों आएगा, लेकिन अथवा करके एक ही करना होता है। ठीक, तो आपको करना एक ही रहेगा, इसलिए 6 नंबर जोड़ते हैं, 7 6 13 हो गया ना, तो यहाँ पे लिखिए 10 से 15 नंबर के बीच में आपका आता है सवाल। ठीक है, चलिए आज को अब जो बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, चलिए देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता। पहले भाई जब भिन्न की बात करें तो आप मान लिया करिए, माना भिन्न, क्या लिखेंगे, माना भिन्न x बटे y है। ठीक, अब प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कहेगा वैसे आपको चलना है। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, एक आपके पास भिन्न है। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है देखो, कह रहा अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ दिया, जब दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न 9/11 हो जाती है, 9/11 हो गई। ठीक, ये पहली क्रिया हुई। दोबारा क्या बोला है, इसी भिन्न में फिर कुछ कह रहा है, दोबारा देखो क्या कह रहा है भाई, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं, भाई अंश में भी और हर में भी दोनों में जब 3 जोड़ते हैं तो वही भिन्न आपकी बदल कर 5/6 हो जाती है। सवाल को फिर से समझो। ठीक है, जब तक न आए तब तक समझते रहो। कह रहा है आपके पास एक भिन्न है x बटे वाई, अगर इसके अंश में भी हर में भी 2 जोड़ देते हैं, देखो 2 जोड़ दिया तो 9/11 हो जाता है। फिर दोबारा कह रहा है अगर उसी भिन्न में अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाती है। तब बताओ वह भिन्न क्या होगी, मतलब हल करके x y का मान बता के यहाँ रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। भिन्न वाला सवाल बहुत आएगा, अभी हम जोड़ने वाला सवाल लिए ना, कभी कभी आता है अंश में 2 जोड़ दे हर में 2 घटा दे, तब इतना हो जाता है, तो इसमें अंश में आप जोड़ेंगे हर में घटाएंगे। कभी कभी आता है हर में घटा दे अंश में जोड़ दे,
तब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आपको लिख के चलना पड़ेगा। हमने दोनों लिख लिया। और देखो 11 का यहाँ तिरछे तिरछे यहाँ गुणा करेंगे, इस पूरे का टर्म 9 में गुणा होगा, तो 11 किस में करेंगे, देखो 11 गुणे x प्लस 2 बराबर होगा 9 गुणे y प्लस 2। अब 11 गुणा करो, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। सबको एक साइड लाओ, 11x माइनस 9y और 18 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 22 में से निकल जाएगा तो प्लस 4 बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 आपका बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं भाई, इसका भी ऐसे 6 का इधर गुणा होगा, 6 गुणे क्या होगा x प्लस 3 बराबर 5 गुणे का होगा y धन 3। ठीक, गुणा करो, 6 का नम 6x 6 3 18 5y 5 3 15। सबको इधर लाओ, 6x माइनस 5y, भाई 5y इधर प्लस इधर आएगा माइनस 5y। ठीक, 15 इधर आके 18 में से निकल जाएगा प्लस 3 बराबर होगा 0। ये समीकरण नंबर 2। देखो फिर से इसे समीकरण बना कि नहीं बना, जैसे आपको बार बार कह रहे हैं भाई 2 समीकरण बनेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ऐसे 2 ठो बनेगा, हल करके एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक, आइए हम कौन सी विधि लगा दें। अब देखने में ऐसा लग रहा है भाई सॉल्व करेंगे थोड़ा लंबा जाएगा, गुणा भाग करना होगा। देखो यहाँ x का गुणांक बराबर नहीं है, y का गुणांक y के गुणांक के बराबर नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। ठीक, या तो गुणांक बराबर बनाओ या तो वज्र गुणन विधि लगा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा लिख लेते हैं। 11x 9y 4 बराबर 0, इसको लिखते हैं। 6x 5y 3 बराबर 0। वज्र गुणन विधि क्या कहती है, x बटे बराबर माइनस में y बटे बराबर 1 बटे, यही होता है। ठीक, x का मतलब x ले लेंगे, इसका गुणा 9 9 3 27 माइनस 27 और माइनस होता है 5 चौक 20 माइनस 20 प्लस 20 हो जाएगा। ठीक, ऐसे y वाला लेंगे, y कट जाएगा, 11 तिया 33 और 6 चौक 24। ठीक, अब कांस्टेंट वाला हट जाएगा तो 11 पचे 55 6 9 54। ठीक, अब देखो एक को हम मान लेते, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक, यहाँ चलते हैं, यहाँ हल करके लिखते हैं। x अपान में होगा माइनस में 7 और यहाँ क्या लिखेंगे भाई, y में 24 9 33 होता है बराबर 1 बटे 1। ठीक, अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ठीक, अब लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड से, इसका -7 का यहाँ गुणा होगा, -7 ऊपर -1 नीचे, माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखो सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड से क्या होगा भाई, अब यहाँ देखो -9 यहाँ जाके गुणा कर देगा तो y बराबर -9 ऊपर नीचे माइनस सिर्फ 9 आएगा, अतः भिन्न आपकी होगी, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y, x का मान 7 y का मान 9, यही आपकी भिन्न होगी। ठीक है, देख रहे हैं सवाल कितने आसानी से लगाना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें करना क्या है, कैसे करना है। ठीक, अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, जितना हमने बताया, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देख लो। अगर 3 बार आपने वीडियो देखा, अगर 40 मिनट का वीडियो है तो 4 तिहाई 12, 2 घंटे अगर आपने समय दे दिया इस वीडियो में, इस वीडियो को देखने में 2 घंटे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10 से 15 नंबर फिक्स है, 100% फिक्स है, आपका काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भिन्न वाला सवाल आएगा, खाली भाई जोड़ना घटाना रहेगा, चेंज कर देगा, उतना आप कर लेंगे। ठीक, अभी सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर है, भिन्न वाला आएगा तो ऐसे करेंगे, उम्र वाला एज वाला आएगा तो वैसे करेंगे, अगर वो कंडीशन पूछ रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 वाला तो वैसे कर लेंगे। ठीक, इतने कंडीशंस आपके सवाल इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। कोशिश है इस वीडियो को आप देखेंगे, पसंद आएगा तो अपने ग्रुप में मित्रों के साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो में जुड़े और अच्छे से सॉल्व करें, पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को प्राप्त करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। उस लेसन में क्या है, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, उसको हम क्लियर करेंगे आपका। ठीक है, फिर कहीं भी कहीं डाउट रहता है
आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, फिर अगले वीडियो में आपके उसका सुझाव निवारण कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद होगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से बता दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम देकर आएंगे, तो शाम को लाइव स्ट्रीम में आप लोग जुड़िएगा, एनालिसिस किया जाएगा जो पढ़ाया गया मिला कि नहीं मिला। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक।